everyone, I am your educator Anjali Sharma and I welcome you all to Arpita Sharma classes. This is a brand new series on the most important topics in Indian economy for UPSC CSE prelims plus mains. Starting the class, a small announcement that Arpita ma'am is taking live classes on Unacademy Plus on medieval history and ancient history course. You can use code Sharma20 to get 10% discount. You can also join our Telegram channel Simplifying UPSC with Ease for class updates and notes. Now let us see the topic wise distribution of questions in economics. So the topics are Indian economy, that have 40 to 45 questions, micro and macroeconomics, international economics, money, banking and finance with 10-15, growth and development with 10 questions. So yes, economics is very important and we cannot miss it. So yes, let's start. So we'll be understanding today the features of Indian economy, division of economic activities, poverty, unemployment, HDR, measures to eradicate poverty. So there are many features of Indian economy, namely low per capita income, excessive dependence on agriculture and primary producing, high rate of population growth, existence of chronic unemployment and underemployment, poor rate of capital formation, inequality in distribution of wealth, मिक्स्ड इकोनॉमी. तो ये सारी क्या है, इंडियन इकोनॉमी की फीचर्स हैं कि हमारी पर कैपिटा इनकम कम है, हमारी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बहुत हाई है, हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्रॉनिक है और अंडर एम्प्लॉयमेंट है लोग, कैपिटल फॉर्मेशन का रेट बहुत ही खराब है, इनइक्वालिटी है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में, बहुत ज़्यादा रिच और पुअर के बीच में गैप है, इकोनॉमी मिक्स्ड है. तो दीज आर अ फ्यू फीचर्स ऑफ आर इंडियन इकोनॉमी. बट हमारा जो मेन फोकस होगा दैट वुड बी ऑन द 4 डिविजन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, poverty or measures to eradicate poverty, human development report and unemployment. और specifically इस वाली क्लास में, ताकि हम फटाफट समझ लें, इसके लिए हम सिर्फ 2 पे फोकस करेंगे अभी, that is division of economic activities and HDR, poverty और unemployment पे इसकी नेक्स्ट वाली क्लास होगी. ठीक है. सो डिविजन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज सेक्टर वाइज चलते हैं. पहले तो अगर एक्टिविटी के नेचर पे हम डिवाइड करेंगे तो इट इज लाइक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, क्वार्टरनरी सेक्टर एंड क्वीनरी एक्टिविटीज. आई विल एक्सप्लेन देम लेटर इन दिस क्लास कि ये सारी क्या सेक्टर्स हैं या इनके अंदर कौन सी एक्टिविटीज आती हैं. और अगर हम इन्हें वर्क कंडीशन या एसेट ओनरशिप के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो वर्क कंडीशन के हिसाब से आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गई, एसेट ओनरशिप के हिसाब से पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर हो गई. सो दिस इज द डिविजन फॉर इंडियाज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक सेक्टर्स? So economic activities result in production of goods and services, while sectors are the group of economic activities classified on the basis of some criteria. So बेसिकली जैसे कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, और सेक्टर्स क्या होते हैं, वो ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो कि किसी क्राइटेरिया के हिसाब से एक ग्रुप में किए गए हैं. द इंडियन इकोनॉमी कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, वर्किंग कंडीशंस एंड नेचर ऑफ एक्टिविटीज, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि आप वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं, ओनरशिप के हिसाब से प्राइवेट पब्लिक कर सकते हैं, नेचर ऑफ एक्टिविटीज के हिसाब से आप सेक्टर वाइज उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, विच इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, क्वीनरी. सो ऑल इकोनॉमी primary sector of economy activities are undertaken by directly using natural resources. Agriculture, mining, fishing, forestry, dairy, etc. are some examples of this sector. तो प्राइमरी सेक्टर की बात जब हो रही है तो यहाँ पे आप जो भी प्रोड्यूस करते हैं दैट यू प्रोड्यूस बाय यूजिंग डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज. एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, डेयरी, ये एग्जाम्पल्स हैं इस सेक्टर के. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर. वाई? अब इसे एग्रीकल्चर या एलिड सेक्टर क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि इनका सारा जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली नेचुरल प्रोडक्ट से ही बनता है. सो वी गेट agriculture, dairy, forestry, fishing, etc. People engaged in primary activities are called red collar workers due to the outdoor nature of their work. So हम काफी कॉलर्स पढ़ने वाले हैं, रेड कॉलर, ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर एंड पिंक कॉलर as well. So now coming to secondary sector, it includes the industries where finished products are made from the natural materials produced in the primary sector. तो primary sector में जो हमने natural
मटेरियल्स प्रोड्यूस किए थे उन्हीं का फिनिश्ड गुड प्रिपेयर होता है सेकेंडरी सेक्टर में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कॉटन, फैब्रिक, शुगर केन प्रोडक्शन एक्सेट्रा, ये वाली जो एक्टिविटीज हैं ये इस सेक्टर में आती है। हेंस इट इज अ पार्ट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी दैट मैन्युफैक्चर्स गुड रादर देन प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल्स। तो यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में क्या हो रहा है, आप रॉ मटेरियल्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं बल्कि आप गुड्स मैन्युफैक्चर करने में ध्यान दे रहे हैं। Since this kind of sector is associated with different kind of industries, it is also called industrial sector. People engaged in secondary activities are called blue collar workers. तो आपके जो प्राइमरी सेक्टर में है उन्हें रेड कॉलर कहते हैं और उस सेक्टर को आप एग्रीकल्चर या एलिड सेक्टर भी कह सकते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को में जो लोग काम करते हैं उन्हें वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर पीपल कहते हैं और आप उन्हें इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हैं। नाउ टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर जो है इसके अंडर क्या होता है, दिस सेक्टर्स एक्टिविटीज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। इन दोनों सेक्टर्स की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। By itself, economic activities in tertiary sector do not produce a good, they are an aid or a support for the production. So tertiary sector में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है, किसी भी तरीके के गुड्स की कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है, बट इसमें प्रोडक्शन में हेल्प की जा रही है या सपोर्ट करता है ये प्रोडक्शन। गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स और ट्रेन्स विच इज ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस एटसेट्रा कम अंडर दिस सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर में आप जो भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो हेल्प चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए वो आती है। So it provides the value addition to a product same as secondary sector. This sector jobs are called white collar jobs. ठीक है जी, आगे बढ़े। So quaternary sector and quinary sector. Quaternary sector जो होते हैं, these are specialized tertiary activities in the knowledge sector which demand a separate classification. तो basically ये जो है आपकी tertiary activities के ही कुछ बहुत specific sector जो बहुत ही ज़्यादा knowledge sector है that are included in this. The quaternary sector is the intellectual aspects of the economy. तो ये intellectual aspect है economy का. It is the process which enables entrepreneurs to innovate and improve the quality of services offered in the economy. So इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स है उनकी इनोवेट करने की जो स्किल्स है और जो क्वालिटीज है उन्हें इम्प्रूव कर सके ताकि वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इकोनॉमी को वो और बेहतर हो सके। नाउ पर्सनल वर्किंग इन ऑफिस बिल्डिंग, एलिमेंट्री स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी, क्लासरूम्स, हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स ऑफिसेस, थिएटर्स, अकाउंटिंग एंड ब्रोकरेज firms all belong to this category of services. So these are basically services, which means these come from tertiary activities, but they are specifically knowledge based. So जो भी लोग स्कूल में या यूनिवर्सिटी में, क्लासरूम्स में, हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर्स के ऑफिसेज में काम कर रहे हैं वो इस सेक्टर में आएंगे, एंड अकाउंटिंग, ब्रोकरेज फर्म्स एटसेट्रा। लाइक ऑल अदर टर्शरी फंक्शंस, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज कैन आल्सो बी आउटसोर्स्ड। तो आप ये फंक्शंस जो हैं ये आउटसोर्स कर सकते हैं। आउटसोर्स करने का क्या मतलब है, चलिए आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। Quaternary activities. Now, quaternary activity sector जो है, quaternary sector is the part of economy where the top level decisions are made. ठीक है, यहाँ पे टॉप लेवल डिसीजंस बनाए जाते हैं. दिस इंक्लूड्स द गवर्नमेंट विच पासेस लेजिस्लेशन. इट ऑल्सो कंप्राइजेस द टॉप डिसीजन मेकर्स इन द इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ऑल्सो द एजुकेशन सेक्टर. तो इसमें टॉप लेवल डिसीजन जहाँ पे बनते हैं दोज आर कॉल्ड क्विनरी एक्टिविटीज. अब इसमें आ जाएगी गवर्नमेंट जो लेजिस्लेशन पास करती है, जो इंडस्ट्री के आपके टॉप डिसीजन मेकर्स है चाहे कॉमर्स से, और ऑल्सो जो भी एजुकेशन सेक्टर के भी, हायर एजुकेशन सेक्टर के जो भी टॉप लेवल डिसीजंस बनाते हैं वो लोग क्विनरी एक्टिविटीज के अंडर आते हैं. Now these are services that focus on the creation, rearrangement and interpretation of new and existing ideas. तो इस पे जरा ध्यान दे देते हैं कि इस सेक्टर में क्या हो रहा है. क्रिएट कर रहे हैं हम, रीअरेंज कर रहे हैं एंड इंटरप्रेट कर रहे हैं क्या, न्यू या एग्जिस्टिंग आइडियाज को, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड द यूज ऑफ इवेल्युएशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज. मतलब हम जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसे इवेल्युएट करें और कैसे उसे यूज करें, जो डेटा इंटरप्रेट करें, और जो न्यू आइडियाज या एग्जिस्टिंग आइडियाज है उन पे फोकस करें. फोकस क्या करना है, रीअरेंजमेंट करने पे और क्रिएशन करने पे. प्रोफेशन अंडर दिस एक्टिविटी कैटेगरी often referred as gold collar professionals. So
इन कैटेगरी के जो प्रोफेशनल्स होते हैं उन्हें गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स कहते हैं. दे रिप्रेजेंट अनदर सब डिविजन ऑफ द टर्शरी सेक्टर रिप्रेजेंटिंग स्पेशल एंड हाईली paid scales of senior business executives, government official, research scientist, financial and legal consultants, etc. तो क्वार्टरनरी और क्वीनरी जो सेक्टर्स हैं, जो एक्टिविटीज है, वो टर्शरी सेक्टर की ही एक्सटेंशन है. So yes, now अब हम organized और unorganized sector देखते हैं on the basis of they were on the basis of work condition. जब हमने इकोनॉमिक सेक्टर्स को डिवाइड किया था. तो अब ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? इन दिस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड एंड आर रेगुलर एंड एम्प्लॉयज गेट अश्योर्ड वर्क एंड सोशल सिक्योरिटी. कि जो भी रजिस्टर्ड सेक्टर होता है जिसके अंदर जो फिक्स्ड और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलती है, उन्हें अश्योर्ड वर्क होता है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है. दैट सेक्टर इज ऑर्गेनाइज सेक्टर. इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ सेक्टर इन which is registered with the government and number of acts apply to these enterprises. Schools and hospitals are covered under organized sector. तो ऐसे sectors जो government के under registered हैं, जितने acts वो pass करती है वो सब उन पे लागू होते हैं. That comes under organized sectors. Workers in the organized sector enjoy security of employment. उन्हें ऐसा ही नहीं कि कोई निकाल देता, उनको निकाल देने के बहुत ज़्यादा procedures होते हैं कि आप notice period serve करिए, उसमें आप अपने लिए job ढूंढिए, आपको PF का जो फंड है वो क्रिएट होगा, आपकी अलग अलग तरह की इंश्योरेंस एंड मेडिक्लेम पॉलिसीज होंगी, तो उन्हें सिक्योरिटी होती है एम्प्लॉयमेंट की. दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स. कि भाई 9 to 5 काम कर लो, 8 घंटे काम कर लो, उनकी टाइम फिक्स्ड है. इफ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर. तो अगर वो ज्यादा काम करते हैं तो उन्हें ओवर टाइम भी मिलता है. पर जब बात हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की करते हैं तो इसमें ना अभी जो बहुत ज्यादा रीसेंट जो आया था वो माइग्रेंट वर्कर्स का आया था. आई विल एक्सप्लेन माइग्रेंट वर्कर्स का जो इफेक्ट है जो अभी इकोनॉमी पे हुआ है, उनका जो मूवमेंट से इफेक्ट है जो इकोनॉमी पे हुआ है. आई विल एक्सप्लेन दैट later in the next video. An unorganized worker is a home-based worker or a self-employed worker or a wage worker in the unorganized sector and includes a worker in the organized sector who is not covered by any of the acts pertaining to the welfare schemes as mentioned in Schedule 2 of Unorganized Worker Social Security Act 2008. तो इसमें क्या कहा गया है कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो है वो एक होम बेस्ड वर्कर है जो या तो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड है या कोई वेज वर्कर है. वेज वर्कर मतलब जिसे डेली की दिहाड़ी पे वो काम करता है, डेली वेजेस पे काम करता है. ठीक है. और ये ऐसे वर्कर्स जो जिनको की कोई भी एक्ट का फायदा नहीं मिलता या कोई भी स्कीम्स का फायदा नहीं मिलता जो शेड्यूल 2 में है. Sector, wage paid labor is largely non-unionized due to casual and seasonal nature of employment and scattered location of enterprises. So यहाँ पे जो है यूनियन बाजी ज़्यादा नहीं हो पाती क्योंकि जो है एक तो आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो सीजनल होता है कि आपके पास कभी काम है कभी काम नहीं है. दूसरा कि कैजुअल होता है और जो आपकी एंटरप्राइजेज हैं वो बहुत ही स्कैटर्ड लोकेशंस पे होते हैं. दिस सेक्टर इज मार्क्ड बाय लो इनकम्स, अनस्टेबल एंड इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ प्रोटेक्शन ईदर फ्रॉम लेजिस्लेशंस और ट्रेड यूनियंस. सो बेसिकली इनका सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने का कारण ही यही है कि ये बहुत ज़्यादा लेजिस्लेशन के अंडर या ट्रेड यूनियंस के प्रोटेक्शंस जो भी अवेलेबल हैं वो अवेल नहीं कर पाते. Now, the unorganized sector uses mainly labor-intensive and indigenous technologies. Now, if we go to understanding two very new terms or not so heard of terms, that would be sunrise industries and pink collar worker. So, sunrise industry कौन सी industry होती है? Sunrise industry is a term that is used for a sector that is just in its infancy but shows promise of rapid boom. कि मतलब है तो अपनी शिशु वाली पोजीशन पे, मतलब काफी न्यू इंडस्ट्री है या न्यू एंटरप्राइज है, बट वो प्रॉमिस करती है कि वो काफी ज्यादा रैपिड बूम पे जाएगी और काफी इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आएगी. द इंडस्ट्री इज टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ग्रोथ रेट्स, हाई डिग्री ऑफ इनोवेशन एंड जनरली हैज प्लेंटी ऑफ पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द सेक्टर एंड इन्वेस्टर्स गेट अट्रैक्टेड टू इट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स. तो जो इसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं उसमें काफी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं. और इवन दो कि ये अपनी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ या मेच्योरिटी लेवल पे नहीं होती, इवन इन्फेंसी के स्टेज में ही ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिस करती है कि हाई और रैपिड बूम होगी, काफ़ी
ज़्यादा इनोवेशन चल रही है, जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी हाई रहेगी. ऑन द अदर हैंड, सनराइज इंडस्ट्री रैपिड इमरजेंस may threaten a competing industry sector that is already in decline. Because of its dim long-term prospects, such an industry is referred to as a sunset industry. तो अब sunset industry कौन सी है? जो कि अपनी डिक्लाइन पोजीशन पे हो, जो कि बहुत अच्छा नहीं कर रही हो, या जिनकी ग्रोथ रेट्स जो है वो कम हो. नाउ व्हाट आर पिंक कॉलर वर्कर्स? Collar worker is one term that is not very heard of, but it is the one who is employed in job that is traditionally considered to be women's work. तो ये कौन सा जॉब है जहाँ पे कि ज़्यादातर कहा जाता है कि ये महिलाओं का डोमिनेंट एरिया है, जहाँ पे उन्हें ज़्यादा उनके लिए जो काम फिक्स किए हुए हैं पुराने ज़माने ने, पेट्रियार्की ने, उन्हें ये काम करना है. The term pink collar worker was used to distinguish female oriented jobs from blue collar jobs, a worker in manual labor, and the white collar worker, a professional or educated worker in office positions. तो इन दोनों से अलग डिफरेंशिएट करने के लिए पिंक कॉलर जॉब्स बनाए थे या पिंक कॉलर वर्कर हुए थे. सो अ पिंक कॉलर वर्कर नीड नॉट रिक्वायर एज मच प्रोफेशनल ट्रेनिंग एज वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स. They do not get equal pay or prestige. A pink collar worker is usually a woman. Men rarely work in pink collar jobs. Some examples of pink collar occupations are babysitter, florist, daycare workers, nurses, etc. Lately, the pink collar worker is educated or trained. Pink collar workers are educated through training seminars or classes. They have to continue to survive or to strive for advancement in their careers. Today, women have opportunities in traditionally male white collar jobs, and men work in traditionally female pink collar jobs. तो right now अब 21st सेंचुरी में ऐसा ज़्यादा नहीं रह गया है कि पिंक कॉलर जॉब्स या ब्लू कॉलर जॉब्स या वाइट कॉलर जॉब्स में फ़र्क है. वुमेन आर देयर इन एवरी फील्ड, बट अभी जो HDR की रिपोर्ट आई है ना, वो लोगों की थोड़ी आंखें खोल देती है. उसमें ऐसा आया नहीं है कि महिलाओं को या इतना चांस मिल रहा है या जेंडर इक्वालिटी कहीं पे भी है, विच इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक. तो पहले तो हम ये आज का सवाल है कि व्हाई डिड इंडिया शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सर्विसेज सेक्टर एंड नॉट टू द सेकेंडरी सेक्टर. तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू गाइस. आप इसके जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और बाकी नहीं तो मैं इसका जवाब नेक्स्ट वाली क्लास में कंटिन्यू करूंगी. द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. So, the 2019 Human Development Report जो है, it is an annual report released by the United Nations Development Program UNDP. ये question previous year वाले questions में भी था. जब मैं previous year के quizzes ले रही थी तो उसमें it was a question कि HDR कौन रिलीज करता है. तो इट इज रिलीज बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. द HDI measures average achievement in three basic dimensions of human development. That is, तीन dimensions में ये human development measure करता है. That is life expectancy, per capita income and education. सो नाउ की हाइलाइट्स जो अभी 2019 के रिपोर्ट के थे वो क्या थे कि साउथ एशिया वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन इन ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्रेस, विटनेसिंग अ 46% ग्रोथ ओवर 1990 टू 2018. तो साउथ एशिया की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ हुई थी, दैट इज 46%. Now, the report notes that no place in the world has gender equality, just what I was talking about, कि कहीं पे भी gender equality नहीं है, and probably जो the world is not on the track to achieve gender equality by 2030 as per the UN SDGs, United Nations Sustainable Development Goals, जिसमें gender equality को achieve करने की बात कही गई है 2030 तक. वो तो 202 ईयर्स तक पूरा करता हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फोरकास्ट करती है कि इट मे टेक 202 ईयर्स टू क्लोज द जेंडर गैप इन द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी. So this 46% of growth is followed by East Asia and Pacific at 43%. And in the gender inequality index, India is at 122 out of 162 countries. और जो कि neighbors हैं इंडिया के, they are all placed above. चाइना की रैंक है 39, श्रीलंका की रैंक है 86, भूटान की रैंक है 99, म्यांमार की रैंक है 106. सो इंडिया काफ़ी पीछे है कह सकते हैं जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि HDR ने कहे कि कई तरीके की न्यू इनइक्वालिटीज़ आएंगी. वो कौन सी हो सकती हैं?
So, the 2019 Human Development Report articulates the rise of a new generation of inequalities. The report presents a new index indicating how prejudices and social beliefs obstruct gender equality, which shows that only 14% of women and 10% of the men worldwide have no gender bias. तो सिर्फ 14% महिलाओं को और सिर्फ 10% मेन को कोई जेंडर बायस का सामना नहीं करना पड़ता. Notes that this indicates a backlash to women's empowerment as these biases have shown a growth especially in areas where more power is involved, including India. The report also highlights that new forms of inequalities will manifest in future through climate change and technological transformation, which have potentially to deepen existing social and economic fault lines. सो इट सेज कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो इनकी वजह से एक बैकलैश झेल रही है, वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है क्योंकि इन बायसेस की वजह से उन एरियाज में जहाँ पे पावर ज़्यादा इन्वॉल्व है जैसे कि इंडिया में. ठीक है, और इसने ये भी कहा कि जो इनइक्वालिटीज हैं फ्यूचर में वो और अलग अलग पैरामीटर्स पे होंगी क्लाइमेट चेंज की वजह से, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से. जो कंट्रीज जिस चीज़ में बेटर है और ज़्यादा इनइक्वालिटीज होंगी. India's performance in the HDR's 2019 report, India was ranked 129 out of 189 countries, जो कि उनके पिछले साल के पोजीशन से एक इम्प्रूवमेंट है. 2018 में 130th पोजीशन थी और 2019 में 129th. India's HDI value increased by 50% between 1990 and 2018. Despite lifting 271 million people out of poverty between 2005 and 15, India still remains home to the 28% of world's poor. 271 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से लाइन से ऊपर उठाया गया 2005 से 15 के बीच में. उसके बावजूद जो इंडिया है वहाँ पे टोटल वर्ल्ड के 28% जितने पुअर हैं वो सिर्फ इंडिया में ही है. So government schemes on financial inclusion and universal health care would help in India in achieving SDGs. So yes, coming back to Human Development Index. It is a statistical tool used to measure a country's overall achievement in its social and economic dimensions. तो ये एक statistical tool है जिससे कि आप सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशंस के हिसाब से कंट्री की अचीवमेंट चेक करते हैं. द सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ अ कंट्री आर बेस्ड ऑन द हेल्थ ऑफ पीपल, देयर लेवल ऑफ एजुकेशन अटेनमेंट एंड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. दिस वाज आल्सो अ क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स का जो कि मैंने क्विज में पूछा हुआ है कि कौन से वो 3 इंडाइसेस होते हैं जिसके हिसाब से वो चेक किए जाते हैं. 4. सो अब दिया किसने था HDI? पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक created HDI in 1990, which was further used to measure the country's development by the United Nations Development Program (UNDP). Calculation of the index combines 4 major indicators: life expectancy for health, expected years of schooling, mean years of schooling for education, GNI per capita for standard of living. So इन चारों के हिसाब से ये इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट की जाती है. एवरी ईयर UNDP रैंक्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द HDI रिपोर्ट रिलीज्ड इन देयर एनुअल रिपोर्ट, जो कि 2019 में हमारी रैंक है 129. HDI is one of the best tools to keep track of the level of development of a country as it combines all major social and economic indicators that are responsible for the economic development. So HDI is concerned with a decent standard of living, long and healthy life and knowledge. इन तीनों ही indicators से HDI calculate की जाती है. Let us end this session on a very positive note. Thank you so much for attending this class. Sometimes the people around you won't understand your journey. They don't need to. It's not for them. मतलब समझ जाना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि सबको पता हो कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, एज इन आपने कितना मुश्किल रास्ता तय किया है. ये सबके लिए जानना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सबको समझ आने वाला नहीं है. खुद को समझ आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं एंड यू विल बी डूइंग वंडर्स. टिल देन हैप्पी लर्निंग. कल वाली क्लास में हमें करना है अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी.